आज हम लोग उसके आगे बात करते हैं। चलिए तो शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कल थोड़ा सा ब्रीफली इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह के बारे में बात किया था। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है ये? एनी केमिकल रिएक्शन which leads to production of क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा is called इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब समझ में आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके कोई केमिकल रिएक्शन कराए, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को जिसमें दोनों तरह का हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इसके दो टाइप होंगे, टू टाइप, है ना। एक जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई तो लीड्स टू certain chemical reaction, to certain chemical changes, chemical changes। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग किस में पढ़ते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो तब होगा जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, और ये अनफेवरेबल रिएक्शन होता है। अनफेवरेबल रिएक्शन क्यों अनफेवरेबल होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए, और इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में समझा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला में हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम लोग सर्टेन केमिकल रिएक्शन, व्हेन सर्टेन केमिकल रिएक्शन occur leads to production of current या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसी का दूसरा एक और सिंपल फॉर्म है डैनियल सेल। डैनियल सेल, ये दोनों सेल, ये फेवरेबल रिएक्शन होगा, ये फेवरेबल रिएक्शन है, और इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस spontaneous action. We can do certain work using this reaction. We can do some work. जैसे इसको यूज करके हम लोग मोटर चला सकते हैं, और इसीलिए ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो दो तरह का समझा सिस्टम। अब आते हैं कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? पहला कि द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे
इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ सिंगल चैम्बर का होगा, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सब्सटेंस डालते हैं, सब्सटेंस विल बी इन मॉल्टन फॉर्म, जो कल भी मैंने बताया था, मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टू इलेक्ट्रोड इज डिप, टू इलेक्ट्रोड आर डिप इन आर डिप इन सेम सॉल्यूशन। ठीक है, सेम, क्योंकि एक ही चैम्बर है, यहाँ पे सॉल्यूशन सेम रहेगा। और when these electrodes are connected through wire, through thin wire, thin wire, and electricity, pass electricity, then certain chemical reaction occur, certain chemical reaction occur। ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जैसे जब करंट पास करेंगे तो कोई एक इलेक्ट्रोड में, एनी इलेक्ट्रोड, आप कौन सा इलेक्ट्रोड आगे देखेंगे, एनी इलेक्ट्रोड को मान लेते हैं, एनी इलेक्ट्रोड विल शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा, उस इलेक्ट्रोड को अब हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एनोड। इसको हम लोग कहते हैं एनोड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो सपोज अगर ये एम है और एम से, एम मेटल है, एम प्लस हो जाए, प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे एन चार्ज लगा देंगे, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यानी लॉस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होगा, ऑन एनोड। तो एनोड का चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, ये एनोड के ऊपर में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं सब लोग, क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहा है। तो जब भी किसी से इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है, ये इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का है, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो अनदर जो इलेक्ट्रोड बचा, अनदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ए या बी लिख सकते हैं ऐसे, तो उस पे क्या होगा, विल शो, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, रिडक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अगर एम प्लस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, एम प्लस में, सॉरी एम न्यूट्रल में। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको एन टाइम्स ई लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये कहा, इस तरह के रिएक्शन को जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, ऑलवेज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहां तक समझा, सबको समझ में आ गया ये चीज।
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, तो सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, और इस पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया, ये एक इलेक्ट्रोड, और दूसरा एक इस तरफ इलेक्ट्रोड लगाया, और इसको मैंने एक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब मैं इसको थिन वायर से कनेक्ट करता हूँ, इसको थिन वायर से कनेक्ट करता हूँ, और ये करंट या ऐसे करंट, यस, इस तरीके से प्लस और माइनस डीसी सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाले पर अगर मैं प्लस साइन लिखता हूँ, ठीक है, प्लस साइन यहाँ पर, तो इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, एनोड इलेक्ट्रोड। और इस वाले पे नेगेटिव साइन दे रहा हूँ, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कुछ मेटल आयन का डिसोसिएशन हुआ है, जैसे प्लस और माइनस चार्ज, तो कुछ प्लस चार्ज होंगे, कुछ प्लस चार्ज वाले होंगे, और कुछ माइनस चार्ज वाले होंगे। सपोज ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, और इस तरफ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो प्लस वाला किधर अट्रैक्ट होगा, इस तरफ में, और माइनस वाला किधर अट्रैक्ट होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह के सेटअप से, जहां पर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप करे और डिसोसिएशन होना शुरू हो, सॉल्यूशन के अंदर में मोल्टेन एक्वस फॉर्म में चेंज करना शुरू करे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई की वजह से, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कि, तो इलेक्ट्रोलाइसिस सब लोग क्या समझा कि प्रोसेस बाय विच, क्या है, प्रोसेस बाय विच सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विल कन्वर्ट इनटू एक्वस, एक्वस, एक्वस और मोल्टेन, मोल्टेन स्टेट, then only it will conduct electricity, ठीक है। when when electricity is applied, when electric current is passed, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें समझा। अब आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर सपोज मैं पीबी पीबी Br2 लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहता हूँ, तो ये कौन सा रिएक्शन कहाँ होगा ये आपको बताना है। तो PbR2 में जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट करेगा, Pb2 प्लस प्लस 2Br माइनस, ये दोनों किस फॉर्म में आ गए, एक्वस में, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया। अब एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा होगा बताइए। एनोड पे लेट टू प्लस।
तो यहाँ पर एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को? ये करेगा, यानी Br माइनस विल कन्वर्ट इनटू Br विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोड एनोड पर होगा। समझ में आ रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, रिलीज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Br सिर्फ बचा, और Br फिर से किस में कंबाइन करेगा? अनदर Br। तो फिर फॉर्म क्या करेगा? Br2, यानी ब्रोमीन गैस रिलीज करेगा। कहाँ से? एनोड से। ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। सबको क्लियर है? सर लेट क्यों नहीं हो सकता? लेट क्यों होगा? क्योंकि लेट देखो ना, लेट कैथोड है ना, ये क्या हो रहा है? गेन करेगा। ये डिसोसिएट कर गया है इलेक्ट्रिसिटी देने पर। कहाँ? इस एक्वस सॉल्यूशन में, इस एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये क्या चाहेगा कि न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। तो न्यूट्रलाइज होना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? इलेक्ट्रोड से, मेटल के इलेक्ट्रोड से। तो अगर एनोड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के Br में न्यूट्रल में कन्वर्ट करेगा, और ये न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट कर जाएंगे? गैस में। यही तो पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन होगा। अब ये Pb लेड 2+, ये क्या होगा? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कहाँ से? मेटल से, और क्या फॉर्म कर देगा? Pb2, Pb न्यूट्रल, ये मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। क्लियर हुआ? तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। और ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। ये एकदम सिंपल वाला लेके बताया। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वाला देखते हैं। सपोज instead of this example where the PbBr2 is in solid form, देखो यहाँ solid लिखा हुआ है, मैं अगर पहले से, तो अब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट ऑफ NaCl एक्वस। पहले से ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस का मतलब क्या है? इसके साथ वाटर भी है। तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो NaCl अगर सॉलिड रहता तो क्या रिएक्शन होता? Na प्लस और Cl माइनस, ये डिसोसिएट करता। और H2O है, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है तभी डिसोसिएट कर रहा है। ये सब कल डिस्कस कर दिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट कर रहे हैं। तो H प्लस और OH में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? किसका होगा? एनोड क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों से लॉस होने वाला है। तो दोनों में से किसका होगा? दोनों का होगा या किसी एक का होगा? तो यहाँ पर होगा क्लोराइड आयन का। क्लोराइड आयन का। क्लोराइड आयन किसका कन्वर्ट करेगा? Cl plus electron, and this again chloride ion with combine with another chloride to form chlorine gas। ठीक है, यहाँ OH नहीं करेगा, क्लोराइड आयन करेगा। इसी तरीके से अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड में अगेन किसका गेन होगा? इनका गेन होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला में से कौन सा होगा? H प्लस होगा। और H प्लस, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। तब ये H बना, और H अनदर H के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा? H2 गैस। देख लीजिए, अगर आप एक्वस NaCl लेते हो तो एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगा और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्यों नहीं यहाँ से OH का वाटर बना? ठीक है, या फिर सोडियम सॉलिड फॉर्म में ये मेटल में कन्वर्ट कर दिया, इसका क्यों नहीं रिडक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? और इसका क्यों नहीं ऑक्सीडेशन हुआ? सवाल ये।
तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक रिडक्शन पोटेंशियल आपको पढ़ना है, रिडक्शन पोटेंशियल जो आगे डिस्कस करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं अभी रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन समझ जाएंगे उसी पे। रिडक्शन पोटेंशियल ये कहता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले कैथोड से रिलीज होगा। तो अगर मैं बात करूं कि रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको। तो उसमें देखेंगे तो आयोडीन सबसे पहले आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद आता है OH। समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों को जब कंपेयर करना है तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? क्लोरीन का। और इसीलिए ये पहले क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्लियर है? समझ में आया जी? इसी तरीके से Yes, sir. सोडियम और जब हम लोग हाइड्रोजन का कंपेयर करेंगे तो सीरीज एक है, इसमें ऑक्सीडेशन सीरीज देखेंगे। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे ये वैल्यू प्लस होता चला जाएगा और ऊपर वाला माइनस रहेगा, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो कम है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करें तो H का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है? सोडियम से। और इसीलिए H प्लस पहले रिलीज आउट होगा, कहां से? इस सॉरी इसमें इसका कर दिया, ये वाला। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये वाला में इसमें क्या होगा, इसमें H प्लस ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? Na से। और इसीलिए H प्लस रिलीज करेगा कहां से? रिलीज फ्रॉम कैथोड। वो एक सीरीज आपको याद रखना होगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रिएक्शन हो कि एक्वस लेके कर रहे हैं तब आपको समझ में आना चाहिए कि किसका कैसे होगा। क्लियर हो रहा है? चीजें क्लियर हुई कि यहाँ पे क्यों कैसे हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल को डिसाइड करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिलीज आउट होगा, सिंपल। तो वो क्या सीरीज है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग सीरीज वगैरह आगे देख लेंगे। अब हम लोग एक काम की चीज आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ, जो अप्लाई होता है इलेक्ट्रोलाइसिस पर। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, ठीक है, या सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज्ड फ्रॉम electrode is directly proportional to amount of amount of current, ये चार्ज, amount of charge applied, yes, amount of charge applied to electrolytic cell। ठीक है, क्या कह रहा है कि अमाउंट जो है वो किसी इलेक्ट्रोड से रिलीज होगा या उसके ऊपर डिपॉजिट करेगा, वो डिपेंड करता है
कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जब इस वेट को, ये क्या है, W क्या है, वेट है, और Q क्या है, चार्ज है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं Z, और Z क्या है, फैराडे इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं फैराडे इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, Z की वैल्यू को। ठीक है, या समटाइम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। और इसको निकालेंगे कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ऐसे है कि आप इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस ले लीजिए और उसको फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 96500। ये इसको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस या फैराडे इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर हुआ। अब ये Z का हो गया, Q को भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, Q को हम लोग, ये चार्ज है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, इसको I को हम लोग Q बाई चार्ज बाई टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। करंट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ये डेफिनेशन है फिजिक्स का। तो कर यहाँ पर चार्ज को I इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला समझा, फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में। जैसे हाउ मच कॉपर डिपॉजिटेड ऑन, कहाँ डिपॉजिट होगा, जहाँ न्यूट्रलाइज होगा। तो न्यूट्रलाइज किस पे होता है, कैथोड पर, कैथोड। इफ करंट अप्लाइड ऑफ 3 एम्पियर is through aqueous solution of, through aqueous solution of CuSO4 for कितना देर तक, 15 मिनट। टेक Cu molecular weight या molecular weight of Cu, molecular weight of copper कितना, ये वैल्यू है 63.5। चलिए कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है 63 सॉल्व हो सकता है। यस सर। ट्राई कीजिए। कैसे इक्विवेलेंट, पहले तो हम क्या फॉर्मूला होता है, सर वेट इज इक्वल टू 0.88 ग्राम्स। 0.88 ग्राम। ठीक है, चलो देख,
z इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट का वैल्यू को यहाँ रखेंगे। z कैसे फाइंड आउट करना था मैंने अभी बताया था, इक्विवेलेंट बेस, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय 96500 इंटू करंट, करंट कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर, और टी टाइम कितना है 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम लोग जनरली इसको सेकेंड में कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन बताया, अगर आपने सुना होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज अप्लाइड पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड कितना अमाउंट एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, उसी को करंट बोलते हैं। तो हम लोग जनरली यहाँ पर सेकेंड में लेते हैं इसका। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 63.5। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, जिन्होंने आंसर बताया। So 63.5 by 2. atomic mass upon valency. वैलेंसी, वैलेंसी या फिर हाइड्रोजन और OH डिस्प्लेस। तो यहाँ पर देखिए Cu जब डिसोसिएट करता है तो किसमें कन्वर्ट करेगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, तो इसलिए इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, या कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो रहा है 2, इसको 2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 296550 3 इंटू 15 इंटू 60, ये आंसर होगा। अब जो भी आ जाए इसका आंसर, ठीक है। तो इसकी आंसर कितनी आएगी, कैलकुलेट किया होगा आप लोगों ने, तो कितना आया बताइए। 0.88. 0.889 ग्राम। या सभी को समझा कैसे किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, आप समझ में आगे कैसे करेंगे। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, इस बार टाइम बताना है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.2 ग्राम ऑफ मेटेलिक मेटेलिक निकल, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 58.5। if 1 एम्पियर करंट इज अप्लाइड। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए। निकल फिर कैसे शो करेगा, निकल की वैलेंसी कितनी होती है, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए ये तो सॉल्व हो जाएगा सभी से। कैसे करेंगे, तो वेट इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, दिया हुआ है कितना Sir, 0.25 ग्राम, 824 second. ठीक है। Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z की वैल्यू आएगी 58.5 डिवाइड बाई Give it me 2. 96500 इंटू 2, 1 एम्पियर दिया हुआ, टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96500 इंटू 2 डिवाइड बाई 58.5, और ये वैल्यू कितना, हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.25, ये वैल्यू कितना आएगा 824.8 सेकेंड। अब उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मिनट में, तो मिनट आ जाएगा आपका 13.74 मिनट। क्लियर है सभी को कैसे किया, आगे बढ़े।
क्लियर है? आगे Yes, बढ़े? sir. हाँ, ठीक है। अब आते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी of electric current applied to two electrolytic cells which are connected in series, then amount of metal deposited or released is directly proportional to equivalent weight of metal। ठीक है, यानी जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या रिलीज होगा वो उसके इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जब दोनों सीरीज में हो तो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूं, एग्जांपल के फॉर एक है AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा है CU कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, and if same amount of same quantity of electricity applied then क्या होगा, amount deposited will be, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर W फॉर AgNO3 का Ag का लिखेंगे डिवाइड बाय W ऑफ कॉपर is nothing but equivalent weight of Ag divide by equivalent weight of copper। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एग्जैक्टली 0.2 mole of electron passes through the two electrode electrolytic cell connected in series of एक है CuSO4 और दूसरा है ZnSO4। How many gram of each metal will be deposited at their respective electrode? ठीक है, अब ये आपको बताना है। आप यहाँ पर
मॉलिकुलर या एटॉमिक वेट ले सकते हो, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, ये 63.5, और एटॉमिक वेट ऑफ Zn कितना लेंगे, 65.0। चलिए कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है क्या, 2.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला है, पास किया है, और आपको बताना है कितना अमाउंट डिपॉजिट है। हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों सीरीज में लगा हुआ यानी सेकंड लॉ लगेगा। तो वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 63.5 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, 6 1 से ये कितना ग्राम। उसी तरीके से वेट ऑफ Zn कितना आएगा, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या, बाकी लोग बताइए। सर हाँ No, नहीं sir. हो रहा है, अभी हो रहा है, No, sir. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक नो सर नहीं सर. नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है, एक बार फिर से, अभी शेयर हो रहा है, यस सर यस सर। तो कहाँ से नहीं देखा आपने, कहाँ से आप लोगों का लिंक छूट गया, ठीक है ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लिया था, क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, आंसर देख रहे थे। यस सर। हाँ तो ये देखिए, WCU कैसे होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। और Zn का कैसे आएगा, इसी तरीके से इसका भी हम लोग कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn, तो ये कितना आएगा, 65 डिवाइड बाई 2, क्योंकि Cu2 प्लस Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा और Zn भी क्या होगा, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5. 32.5। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई. हाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू, ठीक है ना, 75। लेकिन यहाँ दिया कितना हुआ है, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको कैसे कर लेंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हुआ, तो ये आएगा कितना, 6.35 ग्राम। और इसी तरीके से कॉपर के, जिंक के लिए भी कितना हो जाएगा, ये तो किसके लिए हो गया, कॉपर के लिए। और इसी तरह से 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 32.5 इंटू 0.2,
तो ये कितने वैल्यू आ जाएगी 6.5। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो ये दो एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रोकेमिकल हम लोग सॉरी ये इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट वन, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, चलो गैल्वेनिक सेल को देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होगा कि यहाँ पर दो अलग अलग क्या रहते हैं, चैम्बर रहते हैं। ठीक है, एक में मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ और दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ। इस तरफ को हम लोग बोलते हैं कैथोड या रिडक्शन रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि ये हाफ है, ये एलोन काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग दो चैम्बर बनाते हैं, एक बनाते हैं रिडक्शन हाफ के लिए और एक बनाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ में इसको क्या बोल देंगे बताइए, एनोड। और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, एनोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। यहाँ पे किसका सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे ZnSO4 का सॉल्यूशन। और ये एनोड जो होगा मेटल इलेक्ट्रोड वो होगा Zn का। इसी तरीके से कैथोड के ऊपर हम लोग लगाएंगे Cu कॉपर और जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये कंडक्शन नहीं करेगा जब तक कि इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर किससे, सॉल्ट ब्रिज से, एक सॉल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहता है। जब तक ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट नहीं होगा ये स्टार्ट नहीं करेगा काम करना। तो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसमें रहता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब आ रहे हैं दोनों का कितना परसेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं, 0.1 ठीक, 0.1 मोल ये सॉल्यूशन ले लिया। तो अब क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर हम लोग को मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो एट एनोड पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी Zn से Zn2 प्लस कन्वर्ट करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ये इस वाले पे कोई बता सकता है इसका थिकनेस कम होगा या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड का थिकनेस कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा सर, कम होगा। इलेक्ट्रोड का थिकनेस कम होगा। क्यों, डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि मेटल आयन यहाँ से रिलीज होकर, देखिए मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, और उसके अपोजिट कैथोड में उल्टा रिएक्शन होगा।
कैथोड में क्या होगा, Cu2 प्लस, कहां से Cu2 प्लस आ गया, ये सॉल्यूशन से, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा, Cu न्यूट्रल में कन्वर्ट करेगा, डेफिनेटली यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड का थिकनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये रिएक्शन क्या आएगा, Zn Cu2 प्लस gives Zn2 प्लस Cu, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझा जी, यस सर। सभी को क्लियर हुआ, Yes, ओके। sir. यस सर। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि ये रिएक्शन Cu2 प्लस वाला कैथोड पे ही क्यों होगा, मेरा कहने का मतलब है कि मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर ऊपर वाले से रिडक्शन उल्टा, पोटेंशियल का वैल्यू कॉपर पे जाता है। ऊपर वाले से उल्टा क्यों नहीं लिख सकता, ये कैसे डिसाइड हुआ कि Zn ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाँ किसी ने अभी इसका आंसर भी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया, वही हाइड्रोजन तो और, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कॉपर बिल्कुल का। सही, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu2 प्लस Cu का रिडक्शन पोटेंशियल मोर है किसके कंपैरिजन में, जिंक। Zn, Zn, और इसीलिए कॉपर पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा कंपेयर टू किसका, Zn, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, सबको समझा। अब जब हम लोग इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, इसको हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट मीटर में मुझे कुछ चेंजेस दिखेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, समझ में आया सबको, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, किसमें, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। अब इस तरह के रिएक्शन को तो ये नहीं होगा, समझ में आ गया क्यों नहीं होगा, अच्छा ये ऊपर वाला होगा, ये डिस्कस कर लिया, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं Zn डबल बार Zn2 प्लस, उसके बाद में सॉरी यहाँ सिंगल बार होगा, सॉल्ट वाले में डबल बार लगाएंगे, उसके बाद Cu2 प्लस सिंगल Cu, ये समझ में आया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में आपका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट, और इस तरफ से राइट हैंड साइड में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, रिडक्शन, तो हमेशा रिडक्शन को हम लोग राइट में रखते हैं और ऑक्सीडेशन को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। अब इसी से हम लोग जब दोनों को कनेक्ट किया तो करंट फ्लो किया, वोल्ट मीटर में उसका रिप्रेजेंटेशन आया, डिफ्लेक्शन हुआ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव मोटिव फोर्स ऑफ सेल, तो दोनों के बीच में रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है, और जब रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा और जब उसको कनेक्ट करेंगे तो वो डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट होगा और उसको हम लोग मेजर कर लेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, जिसकी वजह से जितना ज्यादा डिफरेंसेस होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन या करंट का
फ्लो होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? E naught of cell, which is nothing but electromotive force of the cell, is equal to E naught of cathode minus E naught of एनोड। इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिखते हैं E naught of right माइनस E naught of लेफ्ट। इसको तीसरे तरीके से लिख सकते हैं E naught of रिडक्शन माइनस E naught of ऑक्सीडेशन। सबको समझा? लिखने का तरीका समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? ठीक है। अब इसी के बेसिस पर Yes, हम sir. लोग, ठीक है, इसी के बेसिस पर अब हम लोग एक दो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन या प्रॉब्लम को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। राइट each half cell reaction of as well as redox reaction as well as redox reaction। redox reaction का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। फॉर following electrochemical reaction AS solid है, सिंगल बार 1 मोल 3 प्लस, डबल बार यानी सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद B 1 मोल 2 प्लस, सिंगल बार B सॉलिड। ये लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन क्या होगा, और पूरा सेल इक्वेशन, पूरा सेल का इक्वेशन क्या हो रहा है। लिख सकते हैं? Yes, sir. तो कैसे होगा बताइए। एट एनोड क्या होगा, AS यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर A 3 प्लस विथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज, और एट कैथोड क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी B 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स B। लेकिन इनको भी हम लोग समीशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऊपर में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन से। तो जब ऊपर वाले को कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, अब एड ऑन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2AS प्लस 3B इलेक्ट्रॉन से सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, हाँ, तो 2 ये क्या आएगा 2B2 प्लस यहाँ पर, उसके बाद 2A3 प्लस प्लस 3B आएगा। सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड और Yes, राइट sir. हैंड साइड में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये और ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2AS और प्रोडक्ट पर 2A3 है, ठीक है, और इधर 3B2 प्लस और 3B, यस बिल्कुल सही है। समझाइए। तो ये इंडिविजुअल रिएक्शन हो गया, हाफ रिएक्शन, और ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, चलिए अब हम लोग
और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट सेल रिएक्शन that occur when following half reaction या हाफ सेल आर कंबाइंड, इनको कंबाइन कर दिया गया या सीरीज में ऐड कर दिया गया। ठीक है, पहला है I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स I माइनस 2 लगा देंगे। इसका इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.5 वोल्ट। और दूसरा है Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Br माइनस, और Er इसका इनोट है प्लस 108 वोल्ट। तो मुझे इसका आप बताइए कि इलेक्ट्रोड और रिडक्शन, मतलब एनोड पर और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, और इसका ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, पूरा नेट रिएक्शन करके ईएमएफ ऑफ द सेल बता सकते हैं। सर EMF 0.5 आएगा। 0.5 आएगा। अच्छा, और हम्म, Br सर रिडक्शन होगा Br का, मतलब ब्रोमीन का, और वो कैथोड में जाएगा और एनोड पे आयोडीन आएगा। ठीक है, Br का रिडक्शन होगा और I2 का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे इस तरफ से दोनों लग रहा है कि क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अब दोनों में से ज्यादा रिडक्शन किसका होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू। और मैंने आपको सीरीज भी एक थोड़ा सा बताया था, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला कर लेंगे। ठीक है, वही लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा कहाँ पर गया, यहाँ पे था, हाँ देखिए बी आर का ज्यादा है। ठीक है, तो और आयोडीन, आयोडीन का ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी आर से, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये वैल्यू, ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, बी आर का। तो इसका मतलब है एट कैथोड पे क्या लिख देंगे, पहले एनोड लिख देते हैं। एनोड पर क्या लिखेंगे, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे यार, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, 2I गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये रिएक्शन एनोड पर हो गया, अब सही है। और एक कैथोड पे क्या करेंगे, कैथोड पे जैसा है वैसा रहने देंगे, क्योंकि यहाँ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे डिसाइड करेंगे कैथोड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन। तो जो कम हो गया वो एनोड हो गया, जो ज्यादा हो गया वो कैथोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, बी आर माइनस 2। अब ये नेट चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे रिएक्शन को, तो ये क्या आएगा, Br2 प्लस 2I गिव्स I2 प्लस 2 Br माइनस। ठीक है, और जब E नोट ऑफ सेल करेंगे तो E कैथोड माइनस E एनोड करते हैं। तो E कैथोड की वैल्यू कितनी है, E कैथोड की वैल्यू 1.08, और E एनोड की वैल्यू कितनी है, 0.54। अच्छा, ये वोल्ट को नेगेटिव में मत कर देना, ये रिवर्स किया तो इसको नेगेटिव कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये नहीं होगा। ये तो हम लोगों ने अपने समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसकी जो नेचुरल वैल्यू है वो वैल्यू ऐसी रहेगी, एक साइन। तो अब इसको कर देंगे, इसको वैल्यू क्या आएगा, 0.54 वोल्ट ही आएगा। सबको समझा, Yes, sir. ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है।
अब हम लोग नॉर्मल इक्वेशन वगैरह को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब हर एक मेटल का हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इंडिविजुअली मेजर करेंगे, लेकिन उसको हम लोग मेजर करेंगे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन को जो हम लोग मान लेते हैं, हाइड्रोजन का हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं। और अब एक तरफ में हाइड्रोजन वाला रखेंगे और दूसरी तरफ में हम लोग मेटल का रखेंगे, जिसका हम लोग को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करना है। तो अब जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये यानी कि हाइड्रोजन किसके जैसे काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर मेटल वाला रिडक्शन शो कर रहा है तो खुद ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और मेटल वाला अगर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो खुद रिडक्शन हो जाएगा। ये दोनों तरह से शो कर सकता है, और इस दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तब इस मेटल का मुझे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मालूम चल जाता है इंडिविजुअली कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन, और उसके बेसिस पर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वेरियस मेटल in increasing order is called electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको कहते हैं। ठीक है, अब इस तरफ में हम लोग Li लिख रहे हैं प्लस Li, इसकी वैल्यू जो होगी, अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को लिखूं तो क्या लिखेंगे, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Li। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट की वैल्यू कितनी है, -3.046। तो इसका सबसे लोवेस्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल, किसका किसका, लिथियम का। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं Zn2+ को Zn से करूं तो ये वाला रिएक्शन कैसा होगा, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, इसकी वैल्यू कितनी है, -763। यानी ये भी रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन देना प्रेफर करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, रिडक्शन वैल्यू बहुत कम है, यानी ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कम एसिडिक है तो इसका मतलब बेसिक ज्यादा होगा, दोनों प्रॉपर्टी उल्टा है। अगर रिडक्शन कम तो ऑक्सीडेशन ज्यादा, ऑक्सीडेशन कम तो रिडक्शन ज्यादा। तीसरा लिख रहे हैं H+, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लोग ने क्या लिखा है, 0। ये दोनों तरह का रिएक्शन शो करता है। तो H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, या H2 गिव्स H++ इलेक्ट्रॉन। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों शो करेगा, इसकी वैल्यू को हम लोग 0 मानते हैं, इसी से कंपैरिजन करते हैं। फोर्थ नंबर copper 2+ कॉपर। तो copper 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, इसकी वैल्यू कितनी है, +0.334। यानी इन दोनों को जब कंपेयर करूं तो डेफिनेटली ये रिडक्शन शो करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये शो करेगा ऑक्सीडेशन और ये शो करेगा रिडक्शन। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। और सबसे लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं फिफ्थ नंबर, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, F2 गिव F-2F-। ठीक है, यानी ये रिएक्शन कैसा होगा,
इसकी वैल्यू होगी 2.887, ये हाईएस्ट होता है। फ्लोरीन हम लोग पढ़ेंगे भी, फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल कुछ हम लोग एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। किसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक।